नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GWA पर। तो दोस्तों, आज की हमारी ये क्लास होगी इतिहास में गुप्त साम्राज्य से। किससे? गुप्त साम्राज्य से होगी इस क्लास की शुरुआत। तो चलते हैं, देखते हैं इसके बारे में क्या है चीजें, एकदम समझते हुए चलेंगे। ठीक है। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, ये है हमारा गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के बारे में अब हम समझेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, आगे क्या क्या है चीजें समझेंगे। ठीक है। तो देखिए, हम आपको बताएं कि गुप्त साम्राज्य का उदय जो है तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। किसमें? तीसरी शताब्दी थी। ठीक, शताब्दी कौन सी थी? तीसरी। ठीक है। वो भी उसके अंत में प्रयाग के निकट। प्रयाग के निकट कहाँ? कौशाम्बी। कहाँ? कौशाम्बी में जो है हुआ था। ठीक है। और श्रीगुप्त जो था, श्रीगुप्त जो गुप्त वंश का संस्थापक, कौन? श्रीगुप्त। कौन था? ये तो अच्छा आपका ये क्वेश्चन भी है जी। वास्तविक संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त जो है, श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक भी कहलाया। ठीक, क्योंकि वही था। ओके। उसके बाद हम आपको बताएं कि जो है श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच नामक, कौन था? श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच। कौन? घटोत्कच। घटोत्कच जो है गुप्त वंश का राजा बना। किसके बाद? पहले तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हुआ। ठीक, एकदम सही। और फिर उसके बाद, श्रीगुप्त के बाद जो है घटोत्कच नाम का जो गुप्त वंश का राजा हुआ। ठीक है। और आगे बात करें हम तो चलिए पहले हम आगे क्वेश्चन पहले हल करते हैं, उसके बाद चीजें जो भी सामने आएंगी उसको करते चलेंगे। ठीक है। तो हमारा जो है क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा इरेज करें इसको पहले। क्वेश्चन हमारा है कि गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? हमने तो आपको बता ही दिया। तीसरी शताब्दी में कौशाम्बी के निकट, यहाँ पर प्रयाग के निकट कौशाम्बी में इसकी जो है स्थापना हुई। और किसने किया? श्रीगुप्त ने। किसने? श्रीगुप्त ने। और उसके बाद जो है श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच जो है गुप्त वंश का राजा बना। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। फिर उसके बाद क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? जब गुप्त वंश की स्थापना हुई तब जो है इसकी राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, कौशल, काशी, उज्जैन। तो हम आपको बताएं कि इसकी राजधानी जो है उस समय, ऑप्शन ए, क्या? ऑप्शन ए जो है पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। ठीक। देखिए, पाटलिपुत्र तो तब राजधानी थी, लेकिन आगे आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। आगे तो हम आपको बताएंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय जब आता है तो उसने जो है गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी उज्जैन को बना दी। किसको? उज्जैन को। ठीक है। किसको बना दी? उज्जैन को। पहले तो राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है, आप समझ रहे हैं, आगे हम बताएंगे आपको। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है गुप्त वंश की राजधानी कहाँ बना दी? उज्जैन को बना दी। ठीक। अब चलेंगे हम आगे की तरफ। ठीक है। आगे क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? कह रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश की बागडोर जो है किसने संभाली? तो देखिए,
पुत्र तो राजधानी बन गई गुप्त साम्राज्य की। उसके बाद आता है कि इस वंश का प्रथम महान शासक कौन बना। ये जिसकी बात हो रही है, जिसका क्वेश्चन है, ये चंद्रगुप्त प्रथम जो है, ये गुप्त वंश का एक महान शासक बना। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। और लगभग 319 ईस्वी में। कब? 319 ईस्वी में। आपको कहीं कहीं 355 देगा और कहीं कहीं 335 देगा। तो आपको इसमें देखिए सन जो रहता है, इसमें थोड़ा सा आगे पीछे हर जगह आपको मिलेगा, लेकिन 319 से 355 आ जाए चाहे 335 आ जाए, कौन? चंद्रगुप्त प्रथम जो है क्या बना? पहला जो है महान शासक बना। कब? 319 से 335 मान लीजिए या 355 मान लीजिए, ठीक है। और चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजाधिराज की। कौन सी? महाराजा महाराजाधिराज। अगर कोई बोले, देखिए ये पूछता है कि महाराजा धीराज की उपाधि सर्वप्रथम किसने ग्रहण की? किसको मिली? चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, एकदम क्लियर। और देखिए ये लिच्छवी वंश के राजकुमारी, लिच्छवी वंश के राजकुमारी का नाम क्या था? कुमार देवी। क्या था? कुमार देवी। कुमार देवी से इनका जो है चंद्रगुप्त प्रथम का ब्याह हो गया। ठीक है, क्लियर, एकदम ठीक। और उसके बाद देखिए क्या मामला है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है 319 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ किया था। चंद्रगुप्त प्रथम में 319 में 319 में क्या क्या किस चीज की प्रारंभ किया? गुप्त संवत। क्या? गुप्त संवत। गुप्त संवत प्रारंभ किया था। क्लियर हो गया? अब देखिए उसके बाद देखिए अब आता है, अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन पे। पहले हमने आपको बताया 319 से 355 या 335 जो भी दे दे, चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है या शासक बना। ठीक। कुमार देवी, कुमार देवी कौन है? ये लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी है, जिससे चंद्रगुप्त प्रथम का ब्याह हुआ। ओके। फिर 319 ईस्वी में 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया। गुप्त संवत की क्या किया? शुरुआत किया। और उसे जो है चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त हुई। ठीक, एकदम क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? तो ये अब आता है, एकदम करेक्ट हो जाएगा, समुद्रगुप्त। क्या होगा? समुद्रगुप्त होता है। ठीक, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम के तुरंत बाद समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक बन गया। ठीक है, गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त तुरंत बन जाता है। ठीक। अब देखिए विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम था? विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? कुमारगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या डी ऑप्शन रामगुप्त। तो देखिए विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का नाम था? ये बिल्कुल चंद्रगुप्त द्वितीय, एकदम चंद्रगुप्त द्वितीय इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए समुद्रगुप्त आया किसके बाद? पहले तो रुकिए, पहले श्रीगुप्त आता है। श्रीगुप्त, आप यहां से समझते जाइएगा। फिर घटोत्कच आया, घटोत्कच। फिर कौन आया? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त आता है। ठीक है, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आता है। अब देखते जाइएगा आगे, हम फिर आपको एक बार बताएंगे। राइटिंग नहीं समझ में आ रही है, बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। पहले चंद्रगुप्त आया, अरे श्रीगुप्त आया, फिर घटोत्कच आया, फिर चंद्रगुप्त प्रथम आया, फिर समुद्रगुप्त आया, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आया। ठीक है, एकदम क्लियर आपका। समुद्रगुप्त आया किसके बाद? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद।
और देखिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को। और ये किसने बोला था? वीए स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसको बोला था? समुद्रगुप्त को बोला था। ठीक है। अगर हम उसकी उपाधि पे जाएं तो समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि भी मिली थी। कौन सी? कविराज की उपाधि भी समुद्रगुप्त को ही मिली थी। ठीक है। आगे आगे चलिए, आपको सारा क्लियर होता चले जाएगा। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? लोपामुद्रा, रुद्र रुद्रमा देवी, पार्वती गुप्त या प्रभावती गुप्त? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ बताने का है नहीं। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? प्रभावती गुप्त। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए हमने इस क्लास में लाया हुआ है। ठीक है, एकदम क्लियर। चलेंगे आगे। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं। कितनी? 29 गुफाएं हैं। कहाँ पर? अजंता में। ठीक है। तो अब चलेंगे आगे के क्वेश्चन पे। अजंता की गुफाएं कितनी हैं? 29 हैं। ठीक है। इसमें क्या है ना कि 29 गुफाएं हैं, तो ये जो 16 दिया हुआ है, 16, 17, 19, ये जो 16, 17, 19 में जो है ये गुप्तकालीन है एकदम। अजंता में ये जो गुप्त संख्या 16, 17 और 19 पूरी जो है गुप्तकालीन है। और इसमें महात्मा बुद्ध के विभिन्न दृश्य जैसे कि जन्म का, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण आदि का चित्रण किया गया है। ठीक है, हम भी गए हैं, हमने देखा है, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। चलिए आगे चलेंगे। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो बताएं हम आपको कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। गुप्त वंश तो है ही, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता था लेकिन नहीं पूछा, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। या फिर ये बोल दे कि फायान नामक चीनी यात्री भारत में किसके काल में आया? और गुप्त वंश गुप्त काल नहीं दिया रहेगा, आपका चंद्रगुप्त द्वितीय दिया रहेगा। तो आपका फायान क्या हो जाएगा? फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। ठीक है, किसके काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। ओके, एकदम क्लियर आपका हो गया होगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि समुद्रगुप्त का क्या था? भारत का नेपोलियन। किसने कहा था? वीए स्मिथ ने भारत का नेपोलियन इनको कहा था। और कविराज की उपाधि भी समुद्रगुप्त को थी। ठीक है। और जो है, हाँ, समुद्रगुप्त की बात करेंगे। अभी तो खैर यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय की बात हो गई, आगे आगे आएगा अभी क्वेश्चन, और भी हम आपको चीजें बताते चले जाएंगे। तो गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? फायान ने। किसके काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। ओके, एकदम क्लियर। चलेंगे आगे। प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी? राजपूत वंश, गुप्त वंश, मुगल वंश, खिजली वंश? तो ये जो प्रशस्ति है, प्रशस्ति में किस राजवंश के शासक ने? तो ये गुप्त राजवंश था। कौन सा? ये गुप्त राजवंश था जो है जिसने अपनी उपलब्धियां लिखी, गुप्त। ठीक। चलिए, चीनी यात्री इत्सिंग, इत्सिंग में 3 वर्ष ठहर कर संस्कृत सीखी थी। मतलब कि कहाँ पर? ये देखिए ताम्र होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये समझ जाइएगा, ये ताम्र लिपि रहेगा, ताम्र लिपि। चीनी यात्री इत्सिंग कहाँ पर 3 वर्ष ठहर कर संस्कृत सीखा? ये डैश डैश मतलब कहाँ पर, किस जगह पर? ताम्रलिप्ति में। यही इसका आंसर भी है। देखिए, नालंदा, पाटलिपुत्र, बोधगया नहीं है। चीनी यात्री इतसिंग जो था वो ताम्रलिप्ति में 3 वर्ष ठहर कर संस्कृत सीखा था। ठीक है, एकदम क्लियर आपका हो गया होगा। चलते हैं आगे।
इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है? तो जातक कथाएं, हितोपदेश कथाएं, पेंटामेरान कथाएं या पंचतंत्र की कथाएं? तो जो है कि अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं, ये जातक कथाओं से संबंधित है। क्या? जातक कथाओं से ये जो है संबंधित है। ठीक है, चलेंगे आगे की तरफ। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन थे? तो देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक तो हैं आपके कालिदास। ठीक है, कालिदास। तो ये जो इनकी एक ये भी है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि यही कालिदास थे। और किसके काल के थे? आपसे ये पूछ सकता है कि कालिदास किसके काल के थे? तो गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में कालिदास संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, एकदम क्लियर आपका हो गया होगा। ठीक है। अ, तो अभी हम आपको एक चीज और बताएंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न भी थे। जैसे हम अकबर के नवरत्न को जानते हैं, तो वैसे रुकिए हम आपको चलिए बताते हैं नवरत्नों के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न की अभी देखिए, पहला दूसरा अभी हम बताते जाएंगे आपको, देखते जाइएगा। ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। वराह मिहिर। कौन थे? वराह मिहिर। वराह मिहिर। आप एकदम, मैं लिख रही हूँ, आप भी देखते चलिए और उसके बाद उसको बोलते भी चलेंगे, तब जाके आपको थोड़ा याद होगा। ठीक है। अमर सिंह और कालिदास तो उसमें से एक है ही, आपको हम बताए ना पीछे, कालिदास उसमें से एक है ही। वेताल भट्ट भी हैं, वेताल भट्ट। ठीक, वेताल भट्ट हो गए। घट करपर है, घट करपर। ठीक। और जो है आपके कौन से हो जाएंगे? छपनक, छपनक। ठीक है, छपनक। उसके बाद जो है वर रुचि, वर रुचि। ठीक, कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात हुए वर रुचि। शंकु, कौन हो जाएंगे? शंकु। और लास्ट हो जाएंगे हमारे जो है धनवंतरी। कौन से हो जाएंगे? धनवंतरी। ठीक है, कौन हो जाएंगे? धनवंतरी। इन्हें तो आयुर्वेदाचार्य भी कहते थे, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेदाचार्य। एकदम आपको क्लियर हो गया होगा। ये दूसरा था, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। ये लोग हो गए हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न पहले हैं वराह मिहिर, अमर सिंह, कालिदास। देखिए कालिदास में एक मात्रा नहीं लगाया, माफी चाहेंगे। कालिदास, वेताल भट्ट, घटकरपर, छपनक, वर रुचि, शंकु, धनवंतरी, जिन्हें आयुर्वेदाचार्य भी कहा जाता है। ठीक है, ये कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न हैं। ठीक है, और उन नवरत्नों में से ही जो अभी हमारा क्वेश्चन है इस समय, क्वेश्चन हमारा जो था, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कालिदास जो हैं, इन्हीं नवरत्नों में से कालिदास भी एक है उसमें। ठीक है, कालिदास भी एक है उसमें, आपने देख ही लिया होगा। तो चलेंगे आगे क्वेश्चन पे। ठीक है। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? तो देखिए, सोने के सिक्कों को गुप्त काल में किस नाम से पुकारा जाता था? तो हम आपको बताएं कि गुप्त राजाओं ने, जिसे जितने भी राजा हुए, तो गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण के सिक्के गुप्त काल में ही, गुप्त काल के राजाओं ने ही सबसे ज्यादा जो है स्वर्ण सिक्के चलाए थे। सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्के गुप्त राजाओं ने ही चलाया था। और जो है वो सोने के सिक्के को
क्या नाम था, क्या नाम दिया था उन्होंने? दीनार नाम। क्या था? दीनार। ऑप्शन बी दीनार हो जाएगा। ठीक है, चलिए। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? तो भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ये संज्ञा उन्हें किसने दी है? जो है बी ए स्मिथ ने दी है। ठीक है, और ये इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो ये किस स्तंभ लेख में? तो ये ऑप्शन डी इलाहाबाद स्तंभ लेख में। ठीक है, एकदम क्लियर। चलेंगे आगे। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक था? कौन एक अच्छा वीणा वादक था? तो वीणा वादक ये था, ये कौन था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका आंसर देखिए आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? समुद्रगुप्त। एकदम समुद्रगुप्त जो है एक वीणा वादक था। एकदम आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। ठीक, चलो। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। और गुप्त काल के ही राजाओं ने सबसे ज्यादा स्वर्ण के सिक्कों का प्रचलन किया। मतलब सबसे ज्यादा सिक्के जो हैं सोने के सिक्के इसी काल में थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता? विक्रमादित्य, चैतन्य। मतलब ये कौन किससे रिलेटेड है, किससे नहीं? तो अकबर के टोडरमल थे ही, चाणक्य, चंद्रगुप्त ये तो थे ही, हर्षवर्धन के काल में ये वेनसांग आया ही था, विक्रमादित्य चैतन्य बिल्कुल भी नहीं। यही आपका सही आंसर भी हो जाएगा। ठीक, एकदम क्लियर। चलिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये देखिए विश्वविद्यालय, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, उस पे आप लोग नाराज मत होइएगा, क्योंकि टाइप करते वक्त ना पता नहीं कैसे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। उसके लिए माफी चाहेंगे, पहले से हम माफी मांग ले रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बिंबिसार, अशोक, धर्मपाल या चंद्रगुप्त। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल। ठीक, धर्मपाल। अब चलेंगे आगे। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। एकदम सही। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? तो हमने पीछे तो आपको बता ही दिया है कि कुमारगुप्त। इस क्लास में नहीं, पीछे हमने क्लास जब बौद्ध धर्म बताया था उस समय क्लियर कर दिया था। तो कुमारगुप्त आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? कितनी बार अभी हम बताए हैं? समुद्रगुप्त को। ठीक, उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चरक, ये ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, आर्यभट्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट हो जाएगा भैया, आर्यभट्ट हो जाएगा। ठीक, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? ये तो हमने आपको बताया ही कि गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोना का सिक्का, सोना का सिक्का सबसे ज्यादा गुप्त काल में जारी किया गया था। चलिए, वराहमिहिर थे एक एस्ट्रोनट, एक स्पेस शटल, एक पावर स्टेशन, एक प्राचीन खगोलविद, एस्ट्रोनॉमर। तो ये कौन थे? एक खगोलविद ही थे वराहमिहिर, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक हैं। ठीक है, क्योंकि पीछे हमने आपको बताया ही, वराहमिहिर, अमर सिंह, कालिदास, बेताल भट्ट, घटकर पर, छपनक, वररुचि, शंकु और धन्वंतरी, जो कि क्या थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न। ठीक, चलिए
तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? अब तक तो भैया सोना का सिक्का जारी हो रहा था, है? अब तक तो सोना का सिक्का जारी हो रहा था। अब देखिए तांबा का सिक्का जारी हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामगुप्त ने। किसने? रामगुप्त ने। ठीक है, अब चलेंगे आगे की तरफ। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? किसको? जिसे ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है, उसी को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त आपका सही उत्तर हो जाएगा। एरड़ अभिलेख का स्तंभ किस शासक से है? एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो देखिए, ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये मात्रा आप हटा देंगे। भानुगुप्त आपका यही जो है सही उत्तर हो जाएगा। एरड़ अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से था। ठीक। कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? हाँ, कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कौन सा? मौर्य, कुषाण, गुप्त या फिर शुंग? तो कौन सा हो जाएगा आपका सही आंसर? तो देखिए, ये तो आ गए थे स्कंदगुप्त के समय ही हुड़ों का आक्रमण हो गया था। ठीक है, स्कंदगुप्त जो थे, स्कंदगुप्त, इनके ही शासन काल में हुड़ों का आक्रमण हो गया था। ठीक। लेकिन जो है इससे सबसे ज्यादा विचलित कौन हुआ? मौर्य, कुषाण, गुप्त, शुंग? तो सबसे ज्यादा कुषाण। कौन? कुषाण जो है हुड़ों के आक्रमण से सबसे ज्यादा विचलित हुए थे। ठीक है, एकदम सही, एकदम। चलेंगे अगले क्वेश्चन से। ठीक है, देखिए, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। जो गुप्तकालीन रजत मुद्रा थी, रजत मतलब चांदी, चांदी। ठीक। रजत मुद्राओं को नाम कारसापड़, दिनार, रूपक या निस? तो देखिए, इसे रूपक या रूपक कहा जाता था। हाँ, रूपक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा रूपक। क्या हो जाएगा? रूपक। ठीक। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पर। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? चौथा भाग, छठा भाग, उपज का आठवां भाग या उपज का आधा भाग? तो इसका हम बताएं 1/4 से 1/6 था। लेकिन अगर 4 और 6 दोनों दिया है तो उपज का छठा भाग बोलेंगे। ठीक है, 1/4 से 1/6 तक था, लेकिन जब दोनों दिया है तो उपज का छठा भाग हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे आगे की तरफ। निम्नलिखित में से किसने दशमलव प्रणाली का विकास किया? दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया था? आर्यभट्ट, वराह मिहिर, ब्रह्म गुप्त या बाणभट्ट? तो दशमलव प्रणाली का विकास आर्यभट्ट ने किया था। किसने? आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, चलिए अब चलेंगे आगे। गुप्त शासकों की दरबारी या सरकारी भाषा कौन सी थी? पाली, प्राकृत, हिंदी या संस्कृत? तो इनकी जो है दरबारी या सरकारी भाषा जो है क्या थी? इनकी जो है संस्कृत थी। ठीक है, संस्कृत जो है इसकी दरबारी या सरकारी भाषा थी। ठीक है, अब देखिए इसका गुप्त वंश का जो है अंतिम शासक की बात करें तो ये कौन था? विष्णुगुप्त। कौन था? विष्णुगुप्त। ठीक, अब यहीं पे करेंगे इसे हम समाप्त। ओके, अब करेंगे क्लास को यहीं समाप्त। ये आपकी हो जाएगी अंतिम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए। और हाँ, हमने आपसे बोला है कि आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। अगर करना भूल गए हो
तो ज़रूर कर दें और कर दिए हैं तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और क्लास अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ और शेयर कर देंगे, ठीक है? शेयर करेंगे दोस्तों में ताकि आपका भला हो और सबका भला हो, ठीक है? और सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं, ठीक है? चलिए, थैंक यू।